स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों साथ ही आप सभी का स्वागत है हमारी स्मार्ट सीरीज़ में। और दोस्तों हमारी स्मार्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि बस आप जो डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आने वाली 2023 और 24 के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में डेफिनेटली है कि इस तरीके से आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी अदर जगह ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। हमने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी है कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी स्मार्ट सीरीज़ में आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन चार के जो चीज़ें वो चल रही है। पॉलिटी का सिलेबस हमने बहुत आगे निकाल दिया है। पॉलिटी के अंतर्गत हम संसदीय शासन को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अभी हम संघीय ढांचे पर चल रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है दोस्तों कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, पीडी के क्वेश्चन के साथ, मेंस के क्वेश्चन के साथ, और इसके अलावा हम जो क्वेश्चन उस टॉपिक से बना सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको उसमें आंसर राइटिंग करनी है, समझना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो चीज़ आपने पढ़ा है उसका यूज करते हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एनसीईआरटी भी आपको पढ़ाई जा रही है, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि इसमें हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी के 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द ही उनको आगे कंटिन्यू रखा जा रहा है। सीसेट भी आपको चलाई जा रही है, उसके वीडियो भी कंटिन्यू प्रोवाइड की जाएंगे। और इसके अलावा मंथली मैगजीन विजन की मई 2022 से ली जा रही है। और इसी मंथली मैगजीन विजन की में जो अभी हम मई 2022 के डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें कल्चर वाले पार्ट पे हैं हम, और कल्चर वाले पार्ट को आज हम कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इस महा सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, बशर्ते आपको एक ही चीज़ है कि इसको अच्छे से फॉलो करें, यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा हो। कल्चर में एक टॉपिक दिया हुआ है कि लोहे युग। नॉर्मली दोस्तों अभी तक हमारे जहाँ तक सूचना थी उसमें हम लोहे युग मानते हैं मुख्य रूप से वैदिक काल से, कि लोहा का प्रयोग पहली बार उत्तर वैदिक काल में हम शायद मानते हैं 600 BC की समथिंग हम लोहा का फर्स्ट यूज मानते हैं। उससे पहले हड़प्पा काल में हम कांसे का यूज मानते हैं, और उससे पहले पाषाण और कांसे और इसके साथ तांबा, इनका यूज उससे पहले हम मान जाता है। और इसी के आधार पर भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसको डिवाइड किया गया था अलग अलग टाइम के टाइम पर। लेकिन हाल ही में दोस्तों एक नई खोज आई है। हाल ही में ऑब्वियसली कार्बन डेटिंग पद्धति को आप समझते हो कि किसी भी चीज़ कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी हुई है जिससे किसी चीज़ का समय अवधि का पता लगाया जा सकता है, उसकी वास्तविक टाइम है उसका हम पता लगा सकते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के मलयादमपरई, ध्यान रखना जगह का नाम आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मलयादमपरई में एक कुछ खनन किया गया है और उसमें कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगा है कि भारत में 4200 वर्ष पहले, अब 4200 वर्ष पहले का आप समझ गए होंगे, 2200 BC के समथिंग, 2200 BC के समथिंग लोहे का इस्तेमाल किया जा गया है। एक नई खोज पता चली है। इस खोज से हमें लोहे के जो लोहा युग है उसको बारे में एक नई जानकारी मिली, और ये जानकारी मिली है कि भारत में लोहा युग की शुरुआत है वो 2200 BC पूर्व हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो ये जगह है तमिलनाडु की मदयादपरई, इसमें जो ये मिला है लोहा, इसके आधार पर ये एक नया जानकारी हमारे पास आई है। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट दे सकती है इसको लेकर के, इसी लाइन को एक स्टेटमेंट के रूप में उठा सकती है, इसलिए इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। मतलब ये क्या है कि लोहा युग 2172 BC, 2172 BC को आप लगवा सकते हैं। 2172 BC आपको होता है बीबी बिफोर क्राइस्ट। तो आप तक आने के लिए 0 से 2172, फिर 0, फिर 2000, तो टोटल कितनी हो गई 4172 हो गई होगी। तो इस आधार पर इस यहाँ ये जो अवधि लिखी है कि 4200 वर्ष पहले की बात है। तो अभी जो नया लोहा युग का जो अभी डेफिनेशन आई है, इसके अकॉर्डिंग जो नई बात पता चली हुई है कि ये लोहा युग 2172 BC से लगभग 1615 BC तक ही स्टार्ट हो चुका था, जबकि हम पहले इसको 1000 BC या 600 BC तक ही मान रहे थे। ठीक है ना। तो एक नई खोज हमें पता लगी है। और
महिला दरप्पाई जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर एक नई जानकारी ये मिली है। और इसमें से कुछ स्रोत जो जगह है ये नवपाषाण काल ऐतिहासिक काल से, यानी कि इसको माना जाता है यहाँ नवपाषाण काल से लेकर के और ऐतिहासिक काल तक के पूरा कालखंड के रूप में इसको माना जाता है। लगभग 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का युग की पूरी चीज़ें यहाँ पर जानकारी मिली है। और अभी यहाँ जो नई जानकारी आई है वो लोहे को लेकर के आई है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो उत्तर नवपाषाण के चरण में, उत्तर नवपाषाण काल का चरण क्या है, 2200 बीसी से पहले की बात हो रही है। कई चीज़ें यहाँ पर नई मिली है। 2500 सेंटीमीटर मोटाई के सांस्कृतिक निक्षेपों के अध्ययन पर भी आधारित की, यानी कि ये बता रहे हैं इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ये कहाँ पर है जगह और कब से लोहा युग है उसकी शुरुआत हुई है। और दूसरा, पुरातात्विकों ने ये माना है कि काले लाल मृदावान नवपाषाण काल के अंत में यूज हुए। काले और लाल मृदावान कब यूज हुए, ये दोस्तों नवपाषाण काल के अंत में कई उन्होंने ये माना है। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं, ये 2 जगह हैं, इनका ध्यान आपको ध्यान रखना है कि जगह कहाँ पर है। और नए जो ये खोज है इसके आधार पर अगर हम लोहा युग की बात करें तो लोहा युग लगभग 2200 बीसी से भी माना जा सकता है। अगर हम पूरे कालखंड को माने भारतीय पुरातात्विक में, तो दोस्तों आज से लगभग 20 लाख वर्ष बीसी मतलब वर्ष पूर्व की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल था। 80,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल था। और 35,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो उच्च पुरापाषाण, यानी कि पहले जो पाषाण काल था इस पाषाण काल को कई भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक है पुरापाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है निम्न पाषाण मतलब नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगर निम्न पुरापाषाण काल की बात करूं मैं दोस्तों तो ये लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व का है। अगर मैं मध्य पुरापाषाण की बात करूं तो ये लगभग 80,000 वर्ष पूर्व का है। और उच्च पुरापाषाण की बात करूं तो 35,000 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल, ये 12,000 वर्ष पूर्व का है। और नवपाषाण काल आता है 10,000 वर्ष पूर्व का। और जो उसके बाद जो ताम्रपाषाण काल आता है दोस्तों ये 6,000 वर्ष पूर्व का है। और हड़प्पा काल 26 से बीसी मानी जाती है। और पहले जो लोहा का काल है नॉर्मली 1000 बीसी से स्टार्ट करते हुए माना जाता है, लेकिन अभी ये लोहा युग है इसमें चेंज होने की संभावना है क्योंकि हमारे पास एक नई जानकारी मिली है। इस टॉपिक की मेल थीम ये थी जो मैंने अभी आपको बताई। ये महत्वपूर्ण लोहा स्थल है। ये अगर इन जगहों का नाम जरूर याद रखना है दोस्तों। भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे लोहा का जो खोज है पता लगे दोस्तों। अभी तक जितनी हमारी जानकारी मिल रही है उसी के आधार पर ये हमें आपको बता रहे हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा जो जानकारी मिलती है उसी के आधार तक अभी तक हम उस चीज़ को सही मान के चलते हैं। हो सकता है कल एक नई खोज आ जाए और उस नई खोज में 4000 बीसी पहले चला जाए। तो अभी तक अगर हम नई खोज की बात करें तो नई खोज में हाल फिलहाल ये हुआ है कि इसमें लोहा युग की शुरुआत है। यहाँ पर ये महिला दमपरई तमिलनाडु में जगह है, इसमें माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 1900 से 2000 बीसी, ये वाराणसी के निकट मल्लार और ब्रह्मगिरी। अगर आपसे 2 जगह पूछा जाए कि मल्लार और ब्रह्मगिरी किस युग से संबंधित है तो आपको बताना है ये लोहा युग से संबंधित है। किससे है? लोहा युग कह सकते हैं हम। यहाँ पर लोहे के आविष्कार, लोहे की चीज़ें जरूर मिली है। इसके बाद दोस्तों मध्य गंगा घाटी में लोहा की अगर चीज़ करें तो 1700 से 1800 बीसी पूर्व मिली है। अगर कर्नाटक की बात करूँ तो 15 से 30 बीसी के समथिंग कर्नाटक में एक जगह है बुक्का सागर। इस जगह का नाम याद रखना है। प्री में स्टेटमेंट में, प्री में मिलान के लिए आते हैं, इस जगह का नाम याद रखना है आपको जो लोहा युग से जुड़ी हुई है। इस टॉपिक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है सर। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अहाड़ में 13 से बीसी मिला है। और तमिलनाडु में पहले तमिलनाडु के स्थल था उसमें जो मैंटूर के निकट एक मंगडू जगह है, वहाँ पर पहले लोहा का जो आविष्कार है, लोहे की समाप्ति मानी जाती थी, वो 15 से बीसी मानी जाती थी। तो अभी नई हो गई दोस्तों, ये नया हो चुका है अभी। तो ये चीज़ आपको एक करंट में ध्यान रखनी है थोड़ी सी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब एक चीज़ करंट में हाईलाइट रही है, इसलिए लोहा युग को अच्छे से पढ़ना है, हड़प्पा को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली हम जानते हैं तांबे का आविष्कार अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का आविष्कार हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप से जाने जाते हैं। और लोहा ऑब्वियसली तांबे, क्यों? क्योंकि दोस्तों तांबे के जो हथियार कमजोर होते हैं लोहे की तुलना में, तो लोहा का आविष्कार मुख्य रूप से 1000 बीसी में हुआ था। आर्य संस्कृति के साथ इसका आविष्कार माना जाता है। ये आपने स्टीम पढ़ा होगा, बस एक थोड़ा सा यहाँ याद रख लेना।
और इसके अलावा ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में जो बर्तन थे वो कैसे थे, चित्रित धूसर मृदमान, ठीक है ना। और हड़प्पा काल की बात करें तो काले लाल मृदमान, ये 2 फैक्ट है वो आपको जरूर याद रखने। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में जो कल्चर वाला पार्ट दिया गया है, इसमें नई खोज हुई है हिस्ट्री के अंतर्गत, और इस नई खोज में जो जगह है मैला दंपरई तमिलनाडु की, इसने एक नई चीज़ को हमें पास सूचना दी है। और नई चीज़ यह है कि लोहे युग की एक शुरुआत है वो 1000 BC से नहीं बल्कि 2200 BC से हो चुकी थी, उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और ये पता हमने किससे लगाया, कार्बन डेटिंग पद्धति से। जब दोस्तों हमने नई चीज़ों की खोज करी तो हो सकता है कि हमें कई चीज़ें बदलनी पड़े, क्योंकि पहले हम लोहा युग है उसको मानते थे कब से, 1000 से। अब हो सकता है कि हमें कब से मानना पड़े, वो 1500 से या 2000 से BC से। अब 2000 BC से हम लोहा युग को मान सकते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता और संगम काल की संस्कृति के मध्य एक नया चीज़ हमें मिली है, क्योंकि कई ऐसे स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे थे और वो संगम युग में भी उनके बारे में जानकारी मिली है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी इस टॉपिक से जुड़ी हुई। अगला टॉपिक है राखी गढ़ी। अब देखो राखी गढ़ी आपने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है, कोई नई सूचना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना को पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राखी गढ़ी इस बार हाईलाइटेड रहा है, इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के जो पार्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर का, या किसी का ऑप्शनल वाला पार्ट है किसी के हिस्ट्री का, उससे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार राखी हड़प्पा वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इस बार हड़प्पा के लिए कई नए स्थलों पर नई चीज़ें खोजी गई है। तो इसलिए हड़प्पा से जुड़े हुए सवालों हैं, क्वेश्चन है, उनके आने की पूरी संभावना है। अब राखी गढ़ी क्यों हाईलाइटेड रहा है इसको देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हरियाणा के हिसार में हड़प्पा के स्थल राखी गढ़ी का उत्खनन कराया और उसमें कुछ घरों की संरचनाएं, गली और जल निकासी व्यवस्था का पता लगा। यानी कि ऑब्वियसली देखो, जो पुरातात्विक वेदा है वो नई नई खोजें, नई नई चीज़ों पे चलते रहते हैं, और जिस दिन नई चीज़ निकलती है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है राखी गढ़ी, उस पर हाल ही में क्या की गई है, खोज की गई और ज़्यादा उसका खनन किया गया, और खनन में पता लगा कि वहाँ पर नई चीज़ें निकली। एक तो घरों की संरचना, गलियाँ और जल निकासी व्यवस्था। तो जल निकासी व्यवस्था जो हड़प्पा में काफ़ी अच्छी थी, उसका जो स्रोत है या उसके साक्ष्य वो राखी गढ़ी में मिले हैं, ठीक है। राखी गढ़ी की एक बात मैं बोलूँ, राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में 5 सबसे हड़प्पा स्थलों में से एक है। 5वां सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है वो राखी गढ़ी है। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गवरेनवाला और धोलावीरा। इन 4 के बाद 5वां नंबर का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखी गढ़ी। दोस्तों ये ध्यान रखना आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि राखी गढ़ी है, ये हड़प्पा जब सबसे ज़्यादा विकसित चरण में थी। दोस्तों हड़प्पा का कार्यकाल भी 2600 BC से लेकर के 1700 BC तक था। तो इस आधार पर ये किसी शुरू में प्रारंभिक फेज था, फिर धीरे धीरे डेवलपिंग फेज पे गई, फिर धीरे धीरे पतन की ओर होने लगा। राखी गढ़ी इसका वह सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जब हड़प्पा डेवलपमेंट फेज में थी, सबसे परिपक्व अवस्था में थी। और इसीलिए दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बढ़िया जल निकासी है, कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की हुई ईंटें मिली है। दोस्तों अगर कोई शहर डेवलप्ड है तो कैसे डेवलप मानेंगे, जब उसमें बढ़िया जल निकासी की व्यवस्था हो, बढ़िया सड़कें हों, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो, इसका मतलब मान सकते हैं ये शहर विकसित है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 2 उदाहरण दे, एक कोई सीरिया का शहर दे और एक कोई यूरोप का सिटी आपको बताए, और मान लें 2000 साल बाद आप फिर जन्म लो, तो आप इन दोनों सिटियों का कोई आपको साक्ष्य मिले तो आप बोल देंगे कि सीरिया की जो सिटी थी वो डेवलपिंग फेज में नहीं थी, कमजोर स्थिति में थी। यानी कि सीरिया की जो जगह है, शहर है, हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम अनुमान निकाल देंगे कि सीरिया एक कमजोर अवस्था में था, जबकि यूरोप के जो शहर है वो विकसित अवस्था में। ठीक इसी प्रकार से जो राखी गढ़ी है, इसमें जो बढ़िया स्रोत मिले इनके आधार पर पता लग रहा है, साक्ष्य मिले इनके आधार पर पता लग रहा है कि यहाँ राखी गढ़ी है वो परिपक्व हड़प्पा चरण के टाइम पर था, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया उच्च जल निकासी व्यवस्था है और पक्की हुई ईंट है। इसके अलावा दोस्तों त्रिभुजाकार और वृत्तीय अग्नि मिली है, अग्नि वेदिका जो यज्ञ के लिए यूज की जाती थी। और इसमें 2 हाल ही में एक नई खोज और की जा रही है जिसमें 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये कंकाल 5000 वर्ष पुराने यानी कि 3000 BC के हैं। और अत्यंत इसका मतलब यह है कि इनके साथ कुछ वस्तु भी दफनाई गई है। तो जो महिलाओं के कंकाल मिले हैं उनको दफनाया गया है, तथा ये अनुमान निकाल सकते हैं कि पुनर्जन्म विश्वास करते हो। कलाकृतियाँ भी मिली है, जैसे सैलकड़ी से निर्मित मोहर, टेरिकोटा की चूड़ियाँ, हाथी के रूप में टेरिकोटा की मुहर, ये भी कहाँ से मिली है। ये नई नई खोजें हो रही है राखी गढ़ी की, तो वहाँ से चीज़ें मिली है।
कई चिन्ह मिले हैं, जैसे टीला नंबर पर एक कुलीन बस्ती का चिन्ह मिला है, हो सकता है बड़े बड़े टीला मिले। देखो बहुत पुराना इतिहास के टाइम की बात है, वो तो मिट्टी के अंदर दबे होंगे, लेकिन जो ऊंचा टीला है इसका मतलब वो बड़ी बिल्डिंग होगी, बड़ा एरिया होगा। और सामान्य बस्तियाँ वो कच्चे टीले में रहती थी। तो अर्थात यहाँ पर एक चीज़ है कि राखीगढ़ी में जो रहने का स्थल है त्रिस्तरीय है, एक में उच्च, एक में निम्न और एक में मध्य। तो उच्च में कुलीन वर्ग रहता होगा, मध्य में सामान्य लोग रहते हैं और निम्न में कमजोर वर्ग के लोग रहते होंगे। इस आधार पर त्रिस्तरीय अधिवास सिस्टम मिला है कहाँ पर, राखीगढ़ी में। आभूषण, यहाँ आभूषण अच्छे थे, 5000 वर्ष पुराने कुछ आभूषण वो मिले हुए हैं यहाँ पर। ये था राखीगढ़ी के बारे में थोड़ा सा। अब चूंकि राखीगढ़ी एक जगह है, स्थल है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसके है, इसलिए हालांकि इस टॉपिक को आप दोस्तों हिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम मैगजीन में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, करंट की मैगजीन पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि चूंकि आपको पता लग जाएगा कि ये पॉइंट हाईलाइटेड रहा है, इसका मतलब हमें इसको हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है दक्षिण एशिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, इसको कास्टुगिन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके समय कई अन्य सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, ये सभ्यताएं इस समय मौजूद थी। और सिंधु घाटी सरस्वती के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो स्थल है वो सिंधु और उसकी सहायक नदी के समक्ष मिले हैं, और वहीं पर ज़्यादातर ये जो सभ्यता थी वो ज़्यादा डेवलप हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को मैं अभी जैसे कि आपको बता रहा था 3 फेज़ों में देखते हैं इसको, कि क्योंकि कोई भी सभ्यता जब डेवलप होती है तो उसका कोई एक फेज फिक्स नहीं होता, वो धीरे धीरे आती है, फिर उसका विकास करती है, और विकास के बाद वो धीरे धीरे उसका पतन भी होता है। तो 3 फेज मुख्य रूप से है। एक है प्राक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व और उत्तर हड़प्पाई। यानी प्राक का मतलब प्राइमरी, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 3300 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। यानी कि इस समय हड़प्पा है सभ्यता धीरे धीरे अपने विकास को जा रही थी। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, ये मूल रूप से इसी टाइम पर हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। ये मुख्य कार्यकाल यही माना जाता है हड़प्पा का, कि जो मुख्य समय है हड़प्पा का वो 2600 बीसी से लेकर के और 1900 बीसी तक है। और इस दौरान हड़प्पा सभ्यता अपने विकास के उच्च चरण पर थी। आप देख सकते हैं इस दौरान नगरीय व्यवस्था डेवलप हुई थी, इसकी पक्की ईंटों के घर बने थे, स्टेडियम बनाए, त्रिस्तरीय अधिवास सिस्टम है, वो सारे इसी काल के हमें मिल रहे हैं, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय हड़प्पा सभ्यता अपने विकास के चरण में थी। और एक है उत्तर हड़प्पाई एंड डिक्लाइन टाइम, ये 19 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक हम मानते हैं, ठीक है। इस आधार पर ये चीज़ हमें हड़प्पा के कार्यकाल को 3 भागों में बांटते हैं। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता चरण की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मैंने बोला नहीं, परिपक्व, जब परिपक्व मतलब डेवलपिंग फेज, और डेवलपिंग फेज में होगी तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज़ें होंगी। तो इस दौरान लंबे चट प्लेट सेलकड़ी से निर्मित मोहरें थी, चट से बने बाट, काले डिजाइन से युक्त लाल रंग के मर्दवान, अनेक प्रकार के उपकरण, यानी कि बेस्ट चीज़ों के आधार पर ही हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये सभ्यता बहुत डेवलपिंग फेज में थी इस डेरे में। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बात यही है, ये नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। अगर लिपि की आपको पता है, हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि ये चित्रकार है, आज तक इसको समझ नहीं सके, स्पष्ट कोई वर्णक्रम हमें नहीं मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सिंबल दिए हुए हैं। और दोस्तों सिंबलों का हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जैसे मान लें किसी जगह ये सिंबल है, किसी जगह ये सिंबल है, तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इस सिंबल का तत्कालीन टाइम पर क्या अर्थ निकाला जाता होगा। ठीक इसी प्रकार से इस सिंबल का तत्कालीन टाइम पर क्या अर्थ निकाला जाता होगा। दैट्स वाई, क्योंकि सिंबॉलिक है और चित्र है, और चित्र के आधार पर हम उसको अच्छी तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाए, इसलिए अब तक इसको समझा नहीं जा सका। सिनौली दोस्तों एक उत्तर प्रदेश में जगह है जहाँ पर हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन किए, जिसमें क्षेत्रों की एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति। हड़प्पा में योद्धा वर्ग मिला है, ये बड़ी बात है। सिनौली में मिला है, तो सिनौली कई बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सिनौली किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और सिनौली में योद्धा वर्ग का साक्ष्य मिला, ये बड़ी बात है, क्योंकि योद्धा हड़प्पा में अभी तक हड़प्पाई सभ्यता को एक शांति सभ्यता के रूप में हम मानते थे, लेकिन उसमें योद्धा वर्ग का साक्ष्य मिलकर इस बात का संकेत हो चुका है कहीं ना कहीं हड़प्पा में भी शांति नहीं थी, युद्ध से चीज़ें उसमें घटित होती होंगी, युद्ध से जुड़ी हुई होगी। तो ये एक नई नई खोज आ रही है इस आधार पर। तो राखीगढ़ी के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, और हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, इनके बारे में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी हाईलाइटेड रही है।
सबसे पहले धौलावीरा एक जगह करें दोस्तों। धौलावीरा एक जगह मैंने विजिट किया, बहुत बढ़िया जगह, मतलब बड़े बड़े टीले हैं वो बने हुए हैं, नई नई खोजें हो रही हैं। तो हाल ही में, क्योंकि ये तो आपको पता है कि शुष्क द्वीप है धौलावीरा, आपको पता है कच्छ के रण के कच्छ में सिंधु घाटी का सबसे 5वां बड़ा महानगर, ऑब्वियसली चौथा है, 5वां नहीं है, चौथा है ये, 5वां नंबर का राखी गढ़ी है, ठीक है ना। तो चौथा सबसे बड़ा महानगर है। सैलखड़ी से निर्मित यहाँ पर दीवारें हैं। इसको मैंने देखा है, मैंने खुद ने जाके देखा है इसको। इसमें आपको बताऊँ, मतलब इसमें बढ़िया मतलब एक तो बढ़िया टाँके बनाए हैं पानी के ऐसे, है ना। और एक पानी पहले, सबसे पहले रिवर, इसके कलर में जो रिवर है इसकी, वो रिवर में पहले यहाँ पर पानी आता था, इससे यहाँ पानी जाता था, इससे यहाँ फिल्टर होकर पानी एक टाँके से, मतलब एक कुंड से दूसरे कुंड तक जाता था, इसलिए पानी एकदम क्लीन हो जाता था। इसके अलावा जैसे आप इसमें एंट्री करेंगे, इसके अलावा यहाँ बीच में बड़ा ऊंचा टीला है, फिर इधर एक नीचा टीला है, ठीक है ना, और इधर साइड में स्टेडियम है। ये सारी चीज़ मैंने खुद ने जाके इसको देखा था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता पा रहा हूँ। और यहाँ बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा इसके चारों ओर दीवारें हैं, बनी हुई थी उस टाइम की, अब तो टूट गई है। अलग अलग गेट थे और अलग अलग दीवार छोड़, इसमें इधर एक निचला शहर है, ये मध्य शहर, इस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यहाँ पर स्टेडियम भी था, यहाँ पर पानी के बढ़िया जलाशय भी थे, बढ़िया बढ़िया, मतलब इसमें जो त्रिस्तरीय नागरिक व्यवस्था थी, तो काफ़ी अच्छा जल है ये, अच्छा मतलब वो है। और जलाशय भी ये लिखा हुआ है, परिष्कृत जल संसाधन प्रणालियाँ मौजूद थी। परिष्कृत जल संसाधन प्रणाली, जैसे गंदा पानी मान लो इस टैंक में आएगा, तो इसको फिर आगे ये रिस करके पानी नेक्स्ट टैंक में जाएगा, तो इससे क्या है कि जो गंदा पानी वहीं रह जाएगा, साफ पानी आगे जाएगा। इसलिए यहाँ पर जल के जो जलाशय हैं वो कम से कम 9 या 10 जलाशय बड़े बड़े अभी भी मिले हुए हैं उनके बारे में, और वो काफ़ी अच्छे से जल को फिल्टर करके उनको जल को स्टोर रखते थे, क्योंकि शुष्क एरिया है इसलिए जल स्टोर रखना पड़ता था इनको। बड़े कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले यहाँ। और ये अन्य हड़प्पा, ये मुख्य रूप से हड़प्पा के अन्य जो, जैसे धौलावीरा है तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनके साथ ट्रेड करता था। इसके अलावा चूंकि ये तटवर्ती एरिया था तो इसलिए ट्रेड भी करता था, कहाँ पर, ओमान और मेसोपोटामिया की क्षेत्रों में। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। तो धौलावीरा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसके बारे में आप डीपली जानकारी एक बार तैयार कर लेना। लोथल, ये भी गुजरात में है दोस्तों। ये एक पोर्ट नगर है और कच्छ ईंटों से निर्मित इसकी संरचना बनी हुई है। बड़े बड़े यहाँ पर पोर्ट के लिए जगह बनाई गई है। एक कब्रिस्तान में 21 कंकाल एक साथ मिले हुए हैं। तो कई बार लोग इसको बोलते हैं कि कहीं एक साथ लोगों की जो अटैक किया हो गया किसी कारण से या किसी बीमारी की वजह से, एक साथ लोगों की मृत्यु हुई है, तो उससे कई तरह के निष्कर्ष निकाल जाते हैं। बस प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अर्धकीमती पत्थर, सोने चांदी के आभूषण भी हमें लोथल से मिले। हड़प्पा की बात करूँ, यहाँ पर हड़प्पा से मुहर मिली है, जानवरों के, मतलब जो मुहर है सैलखड़ी से पत्थर से बनी हुई है, उन पर जानवरों के चित्र अंकित हैं। अन्नागार भी मिले हैं और ये भी यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, हालांकि पाकिस्तान में, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण शहर था इसका, बाकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और बौद्ध स्तूप भी यहाँ पर मिला है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, सार्वजनिक स्नानागार है और जल निकासी व्यवस्था, अपशिष्ट जल का प्रबंधन सारी अच्छी तरीके से, इसलिए मोहनजोदड़ो इसका बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप्ड शहर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा भी मिला है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले जो व्यक्ति है उसकी पत्थर की मूर्ति मिली है, और ये जो जगह है ये भी यूनेस्को में शामिल है। ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से जगह यूनेस्को की विरासत में शामिल हैं, इसलिए इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। भारत में है इसका है धौलावीरा, पाकिस्तान में इसका है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा की बात करूँ, राजस्थान में है कालीबंगा, और कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ पर चूड़ियाँ मिली हैं इसलिए इसको कालीबंगा का नाम दिया गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर जो दुर्ग है, एक दुर्ग बना, निचला नगर है, वो दुर्ग के रूप में अंकित किया गया। दुर्ग मतलब चारों ओर से छोटी छोटी दीवारें बनाई गई होंगी इस टाइम वो। इसके अलावा बनावली हरियाणा का जगह, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन हालांकि आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक बार हड़प्पा ही जो जगह है उनको अच्छे से देखना, क्योंकि हड़प्पा इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है, इसकी नई नई खोजें हुए, इसलिए प्री में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में प्री या मेंस में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अगला दोस्तों, हाल फिलहाल राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाते हैं। तो हाल ही में ये देखो, अब हिस्ट्री का टॉपिक है, आप सब जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा यदि हिस्ट्री पढ़ी है तो। बस
यहाँ एक करंट में एक लाइन ला करके आपको करंट में ये चीज़ हाईलाइटेड कर दी कि अब चूंकि राजा राम मोहन राय की इस बार 250वीं उसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, तो हो सकता है कि राजा राम मोहन राय से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को इसमें जोड़ा गया। तो हाल ही में इसकी 250वीं जयंती मनाई गई है। बाकी राजा राम मोहन राय के आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में लगभग 1772 में पैदा हुए और 1833 में इसकी मृत्यु हुई। सामाजिक सुधारों में से एक थे, ब्राह्मण परिवार में थे, रूढ़िवादी प्रथा को एकदम दूर करने वाले थे, बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा जो उस समय सामाजिक समस्या पैदा हुई थी उनको दूर करने वाले थे। बिल्कुल इनकी एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। जन्म 22 मई 1772 को हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी थी, हुगली जिला था और राधानगर गांव था। पिता रमाकांत राय और माता तारिणी, ये पंडित परिवार से था और एकदम कट्टर पंडित परिवार था। शिक्षा की अगर बात करूं तो इनको सारी जगह का ज्ञान था, वेदों, उपनिषदों, कल्पसूत्र, जैन ग्रंथों, इसके अलावा तांत्रिक ग्रंथों, ईसाई और इस्लाम ग्रंथों, इन सभी के बारे में इसने अच्छी अच्छी जानकारी रखी हुई थी। सबको पढ़ा, उसमें से निष्कर्ष निकाले और उन्हीं के आधार पर फिर उन्होंने अपने समाज सुधार की बात कही। सॉरी, ये बहुभाषाई थे, इसको बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी लगभग 11 से ज़्यादा भाषाओं का इनको ज्ञान था। जीविका की बात करूं तो ऑब्वियसली ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में काम करते थे, पढ़े लिखे थे और बाद में इसका प्रमोशन हो गया था। मृत्यु की बात करें तो ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना इंग्लैंड में हुई थी इनकी मृत्यु, बाद में इसको यहाँ लाया गया था। राजा राम मोहन राय को अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट एक प्री में मान सकते हैं, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि राजा राम, क्वेश्चन आप लिख लो, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, समझाइए। एक क्वेश्चन दे सकते हैं। दूसरा, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, आंसर लगभग सबका एक ही होगा। राजा राम मोहन राय की शिक्षा, साहित्य, राजनीति, समाज सुधार में महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं राजा राम मोहन राय को लेकर के, इन्हीं को घुमा फिरा करके यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्टेट पीसीएस पूछ सकते हैं। तो अभी हमें राजा राम मोहन राय के बारे में आपने दोस्तों अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी राजा राम मोहन राय के बारे में या किसी के बारे में आपको कोई क्वेश्चन लिखना होता है तो दोस्तों उसको मुद्दे बाय मुद्दे लिखो। जैसे पहला मुद्दा लिया है, हम अगर बात करें तो पहला इन्होंने काम किया बंगाल सती विनियमन, यानी कि सती प्रथा को रेगुलेट करवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिंग के द्वारा बंगाल सती प्रथा विनियमन एक्ट 1829 बनाया गया और जिसके अंतर्गत सती प्रथा को एकदम गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और किसके साथ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूसरा, महिलाओं के अधिकार के लिए, इस महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, इसलिए बाल विवाह और बहु विवाह का ये कड़ा विरोध करते थे क्योंकि ये दोनों ही चीजें महिलाओं की गरिमाओं के विरुद्ध थी, ठीक है। शैक्षणिक सुधार इसका मेन फोकस था, शैक्षणिक सुधार के लिए इसने बहुत प्रयास किए। जैसे 1817 में पहले तो शैक्षणिक सुधार का इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति प्लस पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी मतलब विज्ञान, तकनीकी, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, परंपरा संस्कारों को मानो लेकिन उनको तार्किक आधार पर मानो। इसके अलावा हमें नई नई चीज़ों को, नए नए इनोवेशन को सीखना चाहिए। और आपको पता है 18वीं सदी 19वीं सदी जब स्टार्ट हुई थी तो यूरोप बहुत डेवलप हो चुका था तकनीकी क्षेत्र में, इसलिए राजा राम मोहन राय चाहते थे कि हमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु पश्चिमी शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। तो दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, इसलिए इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हीरिस के साथ मिलकर के, और बाद में से बंगाल प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। 1822 में इन्होंने आंग्ल वैदिक स्कूल की स्थापना की, जहां पर इंग्लिश और संस्कृत दोनों
भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और दोनों संस्कृतियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1830 में महासभा की संस्था की स्थापना की। तो ये इन्होंने शिक्षा के विकास, जब भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में लिखना है तो इन पॉइंटों को जरूर लिखें और यहीं से परीक्षा के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर धर्म के क्षेत्र की बात करें तो हिंदू सुधारक के रूप में भी इन्होंने काम किया। इन्होंने वेदांत और महानिर्माण तंत्र में हिंदू शास्त्रों की एकात्मक प्रयोग के बारे में दिया और आत्मीय सभा, जिसके अंतर्गत इन्होंने एकेश्वरवाद की बात करी, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा बाल विवाह का विरोध किया। इस आधार पर अपनी आत्मीय सभा के माध्यम से इसने यानी सोसाइटीज ऑफ फ्रेंड्स 1814 में इसकी स्थापना करी राजा राममोहन राय के द्वारा और इसके माध्यम से हिंदू समाज सुधारक की इन्हें बात करी। ब्रह्म समाज की स्थापना इसने 1828 में की। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर के इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज के द्वारा न केवल समाज सुधार की बल्कि इसके द्वारा धार्मिक सुधार की भी बात की गई थी। मुसलमान धर्म के मुस्लिम संरक्षक की बात इसने की। मुसलमान धर्म में भी मुख्य रूप से इसने तुएफात और मुआविद्दीन को लेके आए, जिसका मुख्य उद्देश्य है एकेश्वरवादियों का एक उपाय। इस किताब का नाम याद रखना दोस्तों, ये किताब है और इसको एकेश्वरवादी का उपाय भी कहा जाता है। और मोनोजोतुल अदिया, इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से इसने मुस्लिम रक्षक के रूप में भी काम किया। ईसाई धर्म के अंतर्गत इसने ईसाई मिशनरियों में कई कमियां थी, ईसाई धर्म में कई विसंगति थी, उनकी कमियों को भी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका करें। तो एक महत्वपूर्ण धार्मिक सुधारक थे और धार्मिक सुधारक के रूप में इन्होंने कभी ऐसा नहीं किसी धर्म की बुराई की हो, इन्होंने हर धर्म की तार्किक आधार पर व्याख्या की। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। 1829 से 30 के लेकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश में इसने याचिका दायर की कि भाई प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए और इसके लिए इनके दो महत्वपूर्ण अखबार थे। एक था संवाद कौमुदी, ठीक है ना, 1821 में प्रकाशित हुआ और ये किस भाषा में था दोस्तों? बंगाली भाषा में, और ये साप्ताहिक अखबार था। स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे कि ये अखबार किस लैंग्वेज का है, किसने लिखा, कहाँ पर लिखा। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट पूछने लग गए दोस्तों। तो ये जो पार्ट है हो सकता है कि आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया हो, बट यहाँ पर रिवीजन आपका करवाएगा, इसलिए इन चीज़ों को जरूर याद करें। मेरा तो लगवा की बात करें हम दोस्तों तो 1822 में स्थापित किया इसने। ये पहला फारसी समाचार पत्र था और राय अखबार के पहले संपादक थे। ये लाइन आपको याद रखनी है, मिराद उल अखबार फारसी समाचार पत्र था और राजा राममोहन राय इसके संपादक भी थे। आर्थिक सुधारों में इसने एक चीज़ बोली कि भारत में जो आर्थिक शोषण हो रहा है, इसने बोला कि इसका मेन कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी का धन निष्कासन। दोस्तों, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने तो स्पष्ट रूप से दिया ही था, लेकिन उसको पहले ही राजा राममोहन राय बता चुके थे कि मेन बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से धन ले जा रही है, वो धन निष्कासन के रूप में जो हो रहा है, उससे भारत का बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है। और ये पहले व्यक्ति थे जिसने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत से इंग्लैंड को प्रति वर्ष लगभग 3 मिलियन पाउंड धन भेज रही है प्रति वर्ष। गरीब किसानों के लिए हालांकि जमींदार वर्ग थे, लेकिन गरीब किसानों के लिए बहुत समर्थक थे। तो इनका आर्थिक क्षेत्र में बहुत सुधार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले भारी जो निर्यात टैक्स है, उसका भी इसने विरोध किया। किसानों को जो राजस्व के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा था, उसका इसने विरोध किया। इसके अलावा मुगल बादशाह के वजीफे में, जो आपको पता है, जो मुगल बादशाह था जिसको ऑब्वियसली कंपनी ने अपने 1764 का बक्सर युद्ध हुआ, उसके बाद वो मुगल बादशाह डायरेक्ट कंपनी के अधीन में आ गया, तो कंपनी ने फिर उसको क्या है स्कॉलरशिप टाइप में देती थी। अब उसकी स्कॉलरशिप कंपनी टाइम टू टाइम घटाती गई। बाद में राजा राममोहन राय मुगल बादशाह की ओर से वह कंपनी में ब्रिटिश शासन में गए, लंदन में जाकर के बोला भाई इसकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दो, इसको स्कॉलरशिप बढ़ा दो। तो वजीफे में 3000 जो पाउंड है उसकी वृद्धि की थी। इसी की वजह से कुल मिला के है कि एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी और ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश के जो लोग हैं उसको एक अच्छा सम्मान भी देते थे, इसलिए इनकी बातों को मानते भी थे। राजनीतिक सुधार की अगर बात करें, डायरेक्ट इसने कभी भी भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करी, क्योंकि इसको पता था कि तत्कालीन भारतीय समाज का राजनीतिक ढांचा इस तरीके से है कि समाज में कभी सुधार हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर भारतीय समाज में सुधार करना है तो ब्रिटिश शासन बढ़िया है, इसलिए ब्रिटिश शासन के थोड़ा समर्थक भी रहे थे। हालांकि इसने बोला कि भारत में जो भारतीय है उनको समान अधिकार दिया जाए, उनके साथ नस्लीय भेदभाव नहीं किया जाए। कुल मिला के कहा जा सकता है, देखो ये जो लाइन है ना रामचंद्र गुहा की, ये लाइन राजा राममोहन राय का जब भी कोई क्वेश्चन है उसमें कंक्लूजन के लिए जरूर याद रखना दोस्तों।
बहुत अच्छी लाइन है, इसको याद कर लेना। अच्छी बात बोली। राव निर्विवाद रूप से उपमादि के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पारंपरिक सामाजिक संरचना और अस्तित्व के तरीकों को समक्ष आधुनिकता से उत्पन्न चुनौतियों की गंभीरता से सामना किया। सबसे बड़ी बात है, बात सही की है कि राजा राम मोहन राय का कोई विरोधी नहीं था। हर धर्म की बात की इसने, हर धर्म का सुधार किया, हर धर्म की तार्किक व्याख्या की। हालांकि जो रूढ़िवादी है वो तो विरोधी होंगे, वो अलग बात है, लेकिन वैसे कोई तार्किक बुद्धिमान व्यक्ति ने कभी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि इनके विचार एकदम वैज्ञानिक और तार्किक थे। तो दोस्तों, चूंकि ये पॉइंट इस बार इसकी 250वीं जयंती मनाई जा रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार एक जरूर इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। इसके बाद छत्रपति साहू महाराज, इसके बारे में हाल ही में इसकी 100वीं पुण्यतिथि थी। 1922 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो हाल में जो 6 मई को इनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। ये मराठा शासक थे, साहू महाराज छत्रपति, उन्हीं की जन्म इनका। दोस्तों, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं और फिर इनके विचारों के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बन सकता है इस बार। क्वेश्चन यूपीएससी इनके अचीवमेंट से, इनकी घटनाओं से लेकर के उठा सकती है। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट इसकी हिस्ट्री से लेकर सवाल आ सकता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो इनका जन्म दोस्तों जून 1874 में कोल्हापुर जिला, कोल्हापुर आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हुआ। पिता का नाम था जयसिंह राम अप्पा साहेब घाटके और माता का नाम राधाबाई था। छत्रपति शिवाजी का वंशज था और यशवंत राम घाटके के नाम से इसका मूल नाम है। इसका मूल नाम याद रखना है, इसका मूल नाम क्या है? यशवंत राम घाटके, ठीक है। और इसका लाला पोषण भोसले वंश में हुआ था। 1894 में कोल्हापुर के शासक बन चुके थे 20 साल की उम्र में, ठीक है। इन्होंने जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण चीज़ें की, वो ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। साहू महाराज जी इसलिए ज़्यादा याद है क्योंकि इसने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण की। दोस्तों, मराठा, अगर बात करूँ मराठा साम्राज्य में, मराठा में कुछ वर्ग ऐसे, मराठा में जो ये कुछ थे, कुछ लोग तो थे जो ब्राह्मण थे, और जो मराठी थे, ये मराठा वंश, जो शिवाजी वंश था, ये था क्षत्रिय, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से ये कहीं ना कहीं इन दोनों में कई कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था। तो साहू महाराज ने क्या बोला? वेदोक्त विवाद, एक वेदोक्त विवाद था, उसके बारे में हम देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेदोक्त विवाद है वो ये है कि वेदोक्त वस्तुतः धार्मिक संस्कारों को संदर्भित करता है और इसमें समकालीन सभी द्वि जातियों में एक अधिकार की संज्ञा दी गई है। हालांकि पुराणोक्त में संस्कार पता दो चीज़ें, एक है वेदोक्त और एक है पुराणोक्त। वेदोक्त यानी वेदों के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये माना कि महत्वपूर्ण 3 वर्ण है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इन्हीं को एकदम एक अधिकार दिया गया है। जबकि पुराणोक्त में ये बात बिल्कुल नहीं बोली। पुराणोक्त है, उनमें बोला गया कि भाई सभी शूद्र जातियों को इनका अनुपालन करना जरूरी है और वो उनका अनुसरण कर सकते हैं। मराठों का विवाद का मेन कारण है कि मराठे अपने क्षेत्रीय दर्जे के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि 1899 में साहू महाराज ने वेदोक्त पर अपना दावा पेश किया। जैसे इसने वेदोक्त पर अपना दावा पेश किया तो ब्राह्मण इसके विरोधी हो गए और इसने उन ब्राह्मणों को वेदोक्त का अनुपालन करवाने की बात बोली, लेकिन ब्राह्मणों ने इसका उल्लंघन कर दिया और इसी वजह से साहू महाराज क्योंकि उनके विचार में था साहू महाराज एक शूद्र थे, फलतः ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण। यानी देखो, मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि दोस्तों, जो साहू महाराज है, जो मराठा वंश थे, शिवाजी के वंश थे, छत्रपति शिवाजी को लेकर के कई बार विवाद रहा है कि छत्रपति शिवाजी किस वंश के थे। सामान्य इतिहासकारों में यह रहा है कि शुद्ध वंश से या निम्न वंश से इनका संबंध रहा है। हालांकि कई इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि साहू महाराज जी है वो सामान्यतः शूद्र, क्योंकि उनके विचार में साहू महाराज एक शूद्र थे। हालांकि कई जो पुरोहित है वो इनको शूद्र भी मानते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहानी ये है कि वेदोक्त को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि साहू महाराज जी ने बोला कि भाई वेद है, उन पर सभी का अधिकार है, उसमें शूद्रों का भी अधिकार है, उनको समान चीज़ें। अब ये बात ब्राह्मणों में लगी नहीं और इस कारण से वेदोक्त को लेकर के इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। और ओबियसली अब आप मान सकते हैं कि साहू महाराज जी शूद्रों के समर्थक थे, समाज के समर्थक थे, समानता के समर्थक थे। ऐसी स्थिति में किसके समर्थक हो जाएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ इसका बढ़िया संबंध था, इसने अम्बेडकर को फाइनेंशियल सहायता दी और दोनों ने मिलकर के 1920 में साहू महाराज मिलकर के भारत में दमित वर्गों का एक सच्चा नेता की उपाधि प्रदान की। साहू महाराज के द्वारा ही डॉक्टर अम्बेडकर को दमित वर्गों के एक सच्चे नेता की उपाधि दी गई थी, क्योंकि दोनों दलितों के उद्धार में समर्थक थे। इसका और रोल देखें अगर हम साहू महाराज जी का, तो शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, ऑब्वियसली सामाजिक रूप से पृथक समूह के लिए
मैंने क्या बोला, ये दलितों के उपधारक के समर्थक थे। ऐसी स्थिति में जो समाज से जिस वर्ग को हमेशा, जैसे दलित वर्ग है, शूद्र वर्ग है, उसको हमेशा दूर रखा गया था, तो उनके लिए इसने मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की ताकि वो उसमें शिक्षा प्राप्त कर सके। पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए इसने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। सभी के अपने राज्य में, जो यहाँ कोल्हापुर का ये राज्य था, वहाँ पर सभी के लिए इसने कंपलसरी फ्री एजुकेशन की बात कर दी, यानी कि आरटी जो हमारे यहाँ लागू है वो इसके समय से पहले ही लागू था। इसके अलावा ये वैदिक स्कूलों की स्थापना करके निम्न वर्ग के तथाकथित दलित जाति या शूद्र वर्ग के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था भी इसने करवाई। तो इसका दोस्तों अचीवमेंट जरूर याद रखना। शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी आप किसी का भी अचीवमेंट लिखें तो हमेशा हेडिंग, सब हेडिंग देख के लिखें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या रोल है, समाज सुधार के रूप में क्या रोल है, राजनीति में क्या रोल है, आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या रोल है, और फिर इसमें एग्जाम्पल देते हुए इसका कंक्लूजन लिखो दोस्तों, तब जाके आपके क्वेश्चन में दम आती है। इसलिए मैं हमेशा जब आपकी कॉपी चेक करता हूँ, कई चीज़ दोस्त लिखते हैं हमारे डेली आंसर राइटिंग, हमारा ग्रुप बना हुआ है आंसर राइटिंग का, टेलीग्राम के माध्यम से आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं, कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। बस आपको धैर्य रखें, अच्छे से हम कॉपी चेक करते हैं और हम क्वेश्चन भी आपके साथ डेली क्वेश्चन है, हमने एक साथ पॉलिटी के GS2 के पार्ट की जो पॉलिटी पार्ट है उसका बहुत सारे क्वेश्चन आपको शेयर किए हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों उन वीडियो को जरूर देखें। जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जाकर के NCERT के वीडियो, ऐसे राइटिंग के वीडियो, सारी तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 2023 और 24 में होने वाली किसी भी एग्जाम में अपने आप को सफल करने में सक्षम होंगे, बशर्ते आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको उनको अच्छे से अनुसरण करना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें साहू महाराज जी की, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार के रूप में अगर बात करें तो पुनर्विवाह को इसने वैध बना दिया, अंतरजातीय विवाह का इसने बात किया, धार्मिक विवाह को भी इसने अंतर जाति और अंतर धार्मिक विवाह को भी इसने क्या किया, सहमति दे दी। महिलाओं के जो क्रूरता उसको रोकने के लिए इसने कानून बनाए, है ना। और इसने ज्योतिबा फुले के कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए जो सत्यशोधक समाज है, ध्यान रखना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। तो उसके लिए इसने हमेशा क्या किया, सत्यशोधक समाज और आर्य समाज से जुड़ गए और इनका समर्थन किया, क्योंकि इन्होंने समाज सुधार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सकारात्मक भेदभाव की इसने रूप से शुरुआत की। ध्यान रखना, सकारात्मक भेदभाव का मतलब है आरक्षण की व्यवस्था। जैसे चूंकि वो जाति पहले बहुत पिछड़ी हुई थी, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें एक भेदभाव करना पड़ेगा, बट ये भेदभाव रीजनेबल और पॉजिटिव होगा, जैसे कि आर्टिकल 15(3)(4), 16(3)(4)(5) में किया गया है। पॉलिटी वाला चैप्टर आप देख लेना, फंडामेंटल राइट का, उसमें आप सकारात्मक भेदभाव को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप जान सकते हैं कि कितने ज़्यादा आधुनिक थे साहू महाराज जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए दोस्तों साहू महाराज जी की उपलब्धियों को लेकर के UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है मेंस में, इसलिए आपको इससे अच्छे से पढ़ना है। राजनीतिक सुधार की अगर बात करूं, हालांकि दोस्तों ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको आसानी से, कोई स्पेक्ट्रम वगैरह में इसका दिया नहीं है जल्दी से, अब यहाँ आपको ये आसानी से मिला हुआ है। इसलिए दोस्तों विजन की मंथली मैगजीन न केवल आपका करंट पार्ट कंप्लीट करवाती है, बल्कि कोई स्टैटिक्स में कोई पार्ट छूट जाता है तो वो भी कंप्लीट करवा देती है, इसलिए इसको अच्छे से फॉलो करो। राजनीतिक सुधार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसने डेक्कन रैयत एसोसिएशन बनाया और इस एसोसिएशन में गैर जो ब्राह्मण है उनके राजनीतिक अधिकारों की बात की। आर्थिक सुधार की बात करें तो दोस्तों इनके द्वारा मिल बनाई गई थी, बाजार बनाए गए और किसानों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप देख सकते हैं जो चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं आज, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे फोकस करने वाला एक्ट कौन सा है, 97 अमेंडमेंट। अगर हमारी बात करें हम रिजर्वेशन की व्यवस्था, तो ये दोस्तों हमारे आर्टिकल 16(3)(4)(5) में है। अगर हम बात करें एजुकेशन का कंपलसरी, तो ये बात है इसका RTE हम जो लेके आए। तो कहीं ना कहीं जो साहू जी महाराज के द्वारा जो सुधार किए गए थे वो भारतीय संविधान के द्वारा जुड़े हुए सुधारों से जुड़े हुए, अर्थात हम मान सकते हैं कि साहू जी महाराज बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा सुधारवादी थे, ठीक है ना। इसके अलावा ये नाम रखना, इनके द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए किंग एडवर्ड कृषि संस्थान की भी स्थापना करी। उन्होंने वर्ष 1907 में रामनगरी बांध का भी निर्माण पूरा किया। तो मतलब काफ़ी हद तक जो काम करे, 1907 में इस राधानगरी जो बांध है इसको बनाया, चालू किया और लगभग 1935 तक ये काम पूरा हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक को सुझाव दिया एक क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शिवाजी क्लब को अगर धन और किसी प्रकार की सहायता, अतः हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज स्वतंत्रता में। अब आपको मुद्दे क्या लिखने हैं, लिखना है स्वतंत्रता संग्राम में इसका रोल है, राजनीति में इसका रोल है, आर्थिक सुधारों में इसका रोल, शिक्षा में इसका रोल, समाज सुधार में इसका रोल। इतनी ज़्यादा इसने भूमिका निभाई है, इसलिए मेंस में इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है।
और ये लाइन इसका इसमें जरूर लिख देना, क्योंकि ये पिछले वर्ग कल्याण पे थे और एक आधुनिक और दूरदर्शी थे, जिसका कारण यह कि इन्होंने यूरोपीय समाज को अच्छे से देखा था। अब कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट है, इनको अच्छे से देख लेते हैं हम दोस्तों। मार्तंड मंदिर की बात करें दोस्तों, ये आपको पता है जम्मू कश्मीर में 3 दशकों के बाद शुभ नवग्रह अष्टमंगल पूजा का आयोजन हुआ है, और इसका मेन कारण है कि आपको पता है 370 हटाने के बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई, और इसलिए लगभग जब से जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वापस किया गया था वहाँ से, तो अब दोबारा कश्मीरी पंडित हैं उनको वहाँ से बसाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस मंदिर की दोबारा से शुभ नवग्रह अष्टमंगल पूजा चालू हुई है। ये मंदिर कहाँ पर है? कश्मीर में। मार्तंड मंदिर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 8वीं शताब्दी मंदिर बना था। इसका निर्माण कश्मीर के शासक कारकोट के द्वारा किया गया था। कारकोट राजवंश था, सॉरी, और राजा ललित दत्त ने इसका निर्माण करवाया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सूर्य मंदिर, केवल हम बात करें तो केवल सूर्य मंदिर है वो कश्मीर में नहीं, आपको पता है सूर्य मंदिर कई जगह, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का, बोरसाद का, इसके अलावा टोटल लगभग भारत में 9 सन टेम्पल है। तो सन टेम्पल के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ सकती है। और आपको पता है पिछली बार प्रधानमंत्री द्वारा कई जगह तीर्थ स्थलों की यात्रा की गई थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, इसलिए इन करंट के पॉइंटों को आप जरूर याद रखें। और आज इसे राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में भी इसको चिन्हित किया गया मार्तंड मंदिर को, ठीक है ना। हाँ, हालांकि एक मुस्लिम शासक आया था सिकंदर बुत सिकन, उसके द्वारा इसको नष्ट करने का आदेश दिया गया था। तो दोबारा से ये मंदिर दोबारा से काफ़ी अच्छी स्थिति में है, इसकी हाल में पूजा की गई है। इसके अलावा दोस्तों हाल में एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, इसका गठन पहले से हुआ था, अभी इसको रिगठन किया गया है। ये क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य क्या है, तो ये पुरातात्विक क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देती है और भारतीय यूनिवर्सिटीज और पुरातात्विक क्षेत्र में अध्ययन करने वाली अदर इंस्टीट्यूट है उनके बीच में लाइजन करती है। भविष्य में पुरातात्विक जो नए नए पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकर होते हैं उनको ट्रेंड करती है और राज्य सरकार को भी महत्वपूर्ण सहायता देती है। इसका सबसे ध्यान रखना है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमारे कल्चरल मिनिस्टर होंगे। और बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चेंजेस की गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में ध्यान रखना, गीतांजलि की लेखिका है, गीतांजलि लेखिका, एक लेखिका का नाम है गीतांजलि, जो हिंदी की लेखिका है, उसकी पुस्तक का नाम है टॉम्ब ऑफ सेंट। ये नाम याद रखना, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन को दे सकती है। प्री में क्वेश्चन बनेगा। वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार है वो इसको मिला है। पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उनकी ये पुस्तक किसी भाषा में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली पुस्तक बन गई। नॉर्मली ये पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज को दिया जाता था, लेकिन चूंकि ये बुक बहुत बढ़िया थी तो इसको ये दिया गया। बुकर पुरस्कार की बात करें तो 2005 में मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में इसका वो किया गया। ये अंग्रेजी उपन्यासों के लिए प्रदान किया था। मैन बुकर अतीत में भारतीयों को भी प्राप्त हुआ है। तो मैन बुकर जो पुरस्कार है वो अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो अलग है। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो प्रसिद्ध लेखिका है हिंदी लिटरेचर की, उसने इसको मिला है, उसका नाम है गीतांजलि। यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है किसी पुस्तक को जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, साथ ही उसे यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड, ध्यान रखना उसी पुस्तक को दिया जाएगा जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में पुस्तक क्या हो पब्लिश हुई हो। तो गीतांजलि जी टॉम्ब ऑफ सेंट, ये जो बुक थी इसकी हिंदी की, ये पब्लिश हुई थी यूके में और उसके बाद उसको चयन किया गया था। तो काफ़ी कंडीशंस है इसमें। इसके अलावा दोस्तों युवा पर्यटन क्लब, सीबीएसई ने पर्यटन मिनिस्टर के साथ मिलकर के स्कूलों में युवा पर्यटन क्लब का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रुचि है वो डेवलप करनी है। बस इतना ध्यान रखना। किसने किया गया है? सीबीएसई और पर्यटन मंत्रालय, इन दोनों ने। इसके अलावा राष्ट्रीय मैच के खेलों का आयोजन तो किसने आयोजन किया है? सूचना एवं प्रसारण मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है और खेल प्रचार सिंगल अधिनियम के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। और नए खेल जो खेलों का आयोजन के लिए नई सूची बनाई है, इसमें कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है? सभी ओलंपिक खेल, सभी राष्ट्रीय मंडल खेल, एशियाई खेल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, इन सभी को खेल आयोजन की सूची में लिस्टेड किया गया। और खेल आयोजन की सूची की अगर मैं बात करूं तो खेल प्रशासन जो सिंगल अधिनियम है, यानी जिस खेल को उसमें लिस्ट कर दिया जाता है उसको फिर सीधा प्रशासन या टेलीकास्टिंग की जाती है। थॉमस कप, भारत ने, आपको पता है थॉमस कप किस क्षेत्र से संबंधित, पहले ध्यान रखना, तो थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है, ठीक है। और पहला थॉमस कप जीत लिया भारत ने 3-0 से
इंडोनेशिया को हरा करके, ठीक है। डेनमार्क सबसे ज़्यादा थॉमस कप जीतने वाला पहला गैर एशियाई देश है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें इंडोनेशिया, चीन और मलेशिया ने जीता है। क्वेश्चन दोस्तों आजकल खेल भी यूपीएससी डालने लग गई, इसलिए इन स्टेटमेंटों को याद रखें। इसके अलावा आता है वैश्विक यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक, इसको जारी किया WEF जारी करता है। 117 अर्थव्यवस्थाओं का जारी किया जाता है, 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, और भारत 117 में से 54वें स्थान पर है, जापान इसमें टॉप स्थान पर है। ये पर्यटन के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना कंपटीशन है, कितनी सुविधा है, उनके लिए लिस्ट जारी की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार कल्चर वाले पार्ट से मई 2022 में कल्चर वाले पार्ट से हमने मैगजीन खत्म कर दी है। अब अगला थोड़ा सा विविध वाला बचा हुआ है, एथिक्स का जो ये बचा हुआ है, एथिक्स का हम क्या करेंगे, एथिक्स में जो करंट की केस स्टडी लेंगे, जब एथिक्स टॉपिक पढ़ेंगे तब लेंगे, अभी नहीं, अभी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसके बाद करंट की चीज़ें हैं, इनको देखेंगे, एक छोटा सा वीडियो इस पर और बनाएंगे और इसको जल्दी आपके साथ खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ आपकी मई की मैगजीन जल्दी खत्म हो जाएगी, हम जून की स्टार्ट करेंगे और जून की मैगजीन को विदिन 1 वीक या 10 दिन के अंतर्गत खत्म कर देंगे। तो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे क्योंकि अभी हम पीछे, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेफिनेटली दोस्तों आपको इस तरीके से मैगजीन पढ़ाई जाएगी, कहाँ प्री का क्वेश्चन बनता है, कहाँ मेंस का क्वेश्चन बनता है, कितना पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, कितना पॉइंट छोड़ना है, अच्छी तरीके से ये वीडियो, ये मैगजीन आपको पढ़ाई जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। और इसके अलावा दोस्तों हम पूरा बेसिक से आपका सिलेबस कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वाला पार्ट खत्म हो जाए। पॉलिटी वाला पार्ट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका वीडियो हमने बना दिया लगभग। तो पॉलिटी पहले खत्म होगी, इसके बाद हम लेंगे इकोनॉमी को दोस्तों, इसको फास्टली खत्म करेंगे। फिर आप लेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनको जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे बेसिक से, पूरा डिटेल से। हर वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर वीडियो में आपको फैक्ट समझाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस दोस्तों आप जो यूपीएससी स्टेट विशेष की डिमांड है उसको समझ गए एक बार तो इनको आसानी से समझ जाएंगे। और इसके अलावा हमने हमारे बहुत सारे वीडियो जिसमें एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं, हम प्री के क्वेश्चन करवा रहे हैं, सीसेट करवा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं कि आप एक तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, उनको फॉलो करें, ठीक है, और दूसरा उनको अच्छी तरीके से समझें और यूज करें। आंसर राइटिंग भी करें, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो किसी प्रकार का और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।